चलिए, तो दोबारा से एक बार नेसेस ओपन कर लीजिए एंड उसके रिजल्ट्स मुझे आज आपको बताने थे कैसे आप रीड करते हैं उनके रिजल्ट्स को जो नेसेस में आपको दिखाए जाते हैं। तो नेसेस की सर्विस चलाइए, थोड़ा वेट करिए एंड देन उसके बाद ठीक है। होस्ट डिस्कवरी वाला मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था। ठीक है, किस तरीके से आपने डिस्कवर किया था डिवाइसेस। जो दूसरा मैंने आपको मॉड्यूल बताया था वो बेसिक नेटवर्क स्कैन और एडवांस नेटवर्क स्कैन था, जो आपको यहाँ पे याद रखना है, परफॉर्म करना है। प्रैक्टिकल में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि किस तरीके से बेसिक नेटवर्क स्कैन और एडवांस नेटवर्क स्कैन आप परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो वो आप अपने केस में करके परफॉर्म करेंगे तो इस तरीके के कुछ रिजल्ट आपके सामने आएंगे। जैसे मैंने ये विंडोज 11 मशीन एक बार की स्कैन करी हुई है, तो उसमें जो जो रिजल्ट थे वो मुझे यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। यस, सो इस तरीके से आपको रिजल्ट्स दिखाता है नेसस जब आपने किसी डिवाइस को स्कैन किया होगा यहाँ पे। तो जो भी डिवाइस आपने स्कैन करा उसके बारे में उसका आईपी एड्रेस, देन उसकी जो वल्नरेबिलिटीज हैं वो आपको यहाँ पे दिखाता है, जो कि टोटल इन कैटेगरीज मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में। सीवीएसएस एक्सप्लेन किया था सभी को, सीवीएसएस उसके स्कोर बताए थे मैंने आप लोगों को कि क्रिटिकल, हाई, मीडियम, लो और इंफॉर्मेशनल इनके अंदर क्या क्या चीजें आती है। ठीक है, तो जो भी वल्नरेबिलिटी जितनी ज्यादा क्रिटिकल हाई थी वो आपको बता दिया कि यहाँ पे टोटल 6%, मतलब 100 के अराउंड अगर आप देखो तो टोटल 6% वल्नरेबिलिटी, मतलब एक वल्नरेबिलिटी कौन सी है, मीडियम है, और बाकी 25 वल्नरेबिलिटीज क्या है यहाँ पे, इंफॉर्मेशनल है। ठीक है, जो भी मशीन मैंने स्कैन करी थी। तो आप इस पे क्लिक करिए, तो आपको थोड़ा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दिखा देगा ये कि कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज यहाँ पे हैं। जो जो इन्फॉर्मेशनल है उनका स्कोर कितना होता है, 0.0। ठीक है, और बाकी अलग अलग वल्नरेबिलिटीज का अलग अलग सीवीएस स्कोर मैंने आपको बताया था। जैसे मीडियम, मीडियम का रेंज क्या था, 4.0 to 6.9, तो उसी के बीच का आपको दिख रहा है ये रेंज 5.3। तो ये क्या बता रहा है कि ये एक मीडियम कैटेगरी की वल्नरेबिलिटी है, जो कि जिसका नाम क्या है, एसएमबी साइनिंग नॉट रिक्वायर्ड। और अगर आप इसको और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करिए। पहले इसका हेडिंग दिख जाएगा आपको, वल्नरेबिलिटी का नाम क्या है, उसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन आपको दिखाया जाएगा एंड देन इसका सॉल्यूशन कि कैसे इसको रेमेडिएट या फिक्स करना है आपको अपने सिस्टम पे। तो जो भी स्टेप्स हैं आपको यहाँ पे दे दिए जाएंगे कि ये डिस्क्रिप्शन है और ये सॉल्यूशन है। और अगर आपको ये भी क्लियर नहीं हो रहा है तो आप इस वेबसाइट पे जाइए ना, अलग अलग रेफरेंसेस लिंक पे जाइए और उनको जाके एक्सप्लोर करिए कि इस वल्नरेबिलिटी के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है इस एनएसएस टूल की मदद से। तो नेसेस के पास पहले से कुछ लिंक्स हैं, अगर आपको इतना इन्फॉर्मेशन इनफ नहीं है और जानना है अगर आपको, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता वो आपको, आपको थोड़ा और थोड़ा बहुत बता देगा कि क्या है ये। अगर और डिटेल में पढ़ना है तो आप इन लिंक्स पे क्लिक करके और थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हैं इसी सेम वल्नरेबिलिटी को। ठीक है, तो समझ आया आप लोगों को। तो बैक जाइए, जनरल पर्पस डिवाइस है ये। नेटवर्क नहीं कनेक्ट है, नहीं इससे कर लो, GICS 5 बार बार डिस्कनेक्ट हुआ वाला तुम्हारा फिर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मतलब जो भी वल्नरेबिलिटी पे आप क्लिक करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये इन्फॉर्मेशन लेवल की वल्नरेबिलिटी है, मतलब कुछ ना कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बता रही है आपके डिवाइस के बारे में। उसका ओएस बता रही है, स्कैन की इन्फॉर्मेशन, एफक्यूडीएन बता रही है। एफक्यूडीएन क्या होता है, फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। ये इस पर्टिकुलर सर्वर का जो भी मशीन था उसका डोमेन नेम क्या था या नेट बायोस नेम क्या था, मतलब बेसिकली आपके डिवाइस का होस्ट नेम।
जो भी होस्ट नेम वो आइडेंटिफाई करा उसने उस डिवाइस का, वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन, मतलब जैसे आप लोग इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करते हो, वही इंफॉर्मेशनल वर्नरेबिलिटीज के अंदर आती है। ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्ट करना, डिवाइस का टाइप बताना, और भी प्लेटफॉर्म से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, आर्किटेक्चर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, वो सारी चीजें आपको ये बता देता है उस मशीन को स्कैन करके। लेकिन जो मेन वर्नरेबिलिटी थी, जो मीडियम लेवल की थी, वो यहाँ पे जिसका स्कोर 5.3 था, वो उस वर्नरेबिलिटी का नाम और उसका डिस्क्रिप्शन आपने भी देखा था। समझ आया यहाँ तक? तो जो भी वल्नरेबिलिटी आपके सिस्टम पे होगी, जिस भी मशीन को आपने स्कैन किया है, उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे ये दिखा देगा कि उस मशीन का क्या क्या, कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है, कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज मशीन पर है। अब यहाँ पे जो दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है वो है, ठीक है, वल्नरेबिलिटी की आपने इन्फॉर्मेशन वगैरह देख ली, सारी चीजें पढ़ ली। अब रिपोर्ट जनरेट करना, अगर नेसस या नेसस जैसे बड़े प्लेटफॉर्म जैसे नेक्सपोज या एक्विनेटिक्स, ये सब आपको रिपोर्ट जनरेट करके भी देते हैं कि आपने जो भी वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई करी है उस मशीन पे, उसकी आप एक रिपोर्ट जनरेट कर दो। और रिपोर्ट जनरेट करके मैंने आपको बताया था कि वो रिपोर्ट हम सबमिट नहीं करते हैं कंपनी को, वो आपके रेफरेंस के लिए होती है, आपके लिए होती है, ताकि आप उस रिपोर्ट को एक बार एनालाइज करो, तो उसमें जो जो वल्नरेबिलिटीज आई हैं उनको एक बार मैनुअली आइडेंटिफाई करने का ट्राई करो, और उसके बाद आप उन वल्नरेबिलिटीज को दोबारा से उस रिपोर्ट के अंदर ऐड करो, अपने तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करके। मतलब जो भी वल्नरेबिलिटीज अब आप डालोगे, उसमें आपका पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए कि आपके अकॉर्डिंग वो किस तरीके की वल्नरेबिलिटी है, क्या है उसके अंदर, वो चीजें आपको उसके अंदर इंसर्ट करना पड़ेगा। कंपनी ये नहीं चाहती, मतलब जो क्लाइंट है वो ये नहीं चाहेगा कि आप बनी बनाई रिपोर्ट नेसेस की आप उनको सबमिट कर दो। वो चाहते हैं कि आपका इनपुट क्या है उस रिपोर्ट पे, आपने क्या क्या चीजें करी हैं, आपने क्या क्या वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई करी हैं, क्या वो फॉल्स पॉजिटिव तो नहीं थी, मतलब जो वल्नरेबिलिटीज आपने ढूंढी है, जो नेसेस ने ढूंढी है, वो सही में है भी या नहीं है। वो चीज कंफर्म करके आपको कौन बताएगा? मैनुअली आप खुद कंफर्म करोगे, आप खुद आइडेंटिफाई करोगे इन चीजों को कि क्या क्या वल्नरेबिलिटीज थी और क्या नहीं थी उस मशीन पे। समझ आया? तो रिपोर्ट आप कैसे जनरेट करेंगे? जो भी आपने करा है आप उसका रिपोर्ट पे क्लिक करिए, और रिपोर्ट का अलग अलग फॉर्मेट दिखेंगे। अभी शायद आप लोगों को लेटेस्ट वर्जन में पीडीएफ वाला नहीं दिखेगा, मेरे पास पुराना नेसेस पड़ा हुआ है तो उसमें पीडीएफ वर्जन है। जो मैंने लेटेस्ट में देखा, आपके पास एचटीएमएल और सीएसवी फॉर्मेट में आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है? तो ये अलग अलग फॉर्मेट है, आप जिसमें भी रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हैं कर सकते हैं। और जिस तरीके की रिपोर्ट, जो टेम्पलेट आपको चूज करनी है, कि लिस्ट ऑफ वल्नरेबिलिटीज चाहिए, डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो भी तरीके की रिपोर्ट जनरेट करनी है, इसमें से आप चूज करिए, और उसके बाद जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक कर दीजिए। तो ये आपके लिए उस वल्नरेबिलिटी की या उस मशीन के ऊपर जो भी वल्नरेबिलिटीज इसने आइडेंटिफाई करी थी, उसका रिपोर्ट जनरेट करके आपको ये बता देगा कि आप कहाँ सेव करना चाह रहे हैं। तो डेस्कटॉप पे रख लेते हैं इसको, एंड वो रिपोर्ट कुछ इस तरीके से ये दिखाएगा। सबसे ऊपर हेडर होगा नेसेस का, देन टेबल ऑफ कंटेंट, उसके बाद वल्नरेबिलिटीज बाय होस्ट हम लोगों ने आइडेंटिफाई करी थी, तो उसको 1 मीडियम 17 इंफॉर्मेशनल, और उन वल्नरेबिलिटीज के जो बारे में डिटेल्ड है वो आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दे रखी है कि कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज उसको मिली है आपके मशीन पे। तो पूरी लिस्ट उसने आपको दिखा दी है कि कौन कौन सी वल्नरेबिलिटी है, क्या नहीं। तो जिस कैटेगरी की जो भी आप रिपोर्ट जनरेट करोगे, जैसे यहाँ पे अलग अलग तरीके की रिपोर्ट है, आप इनको जनरेट करके देखिए किस रिपोर्ट में क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। अभी हम लोगों ने सिर्फ कंप्लीट लिस्ट ऑफ वल्नरेबिलिटीज निकाली थी, बाकी आप लोग देखिए कि किस रिपोर्ट पे किस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है, कौन सी इन्फॉर्मेशन आपके काम की है, जिसके थ्रू आप एक नई रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। और रिपोर्ट में देखिए हर एक चीज मेंशन करना जरूरी है, ऐसा नहीं कि आप ये इंफॉर्मेशनल वल्नरेबिलिटीज को छोड़ दें। जब आप वीए पीटी या वीए परफॉर्म करते हैं किसी कंपनी के ऊपर, तो आपको हर एक चीज बतानी होती है, छोटी से छोटी चीज, चाहे वो उनका ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम के बारे में पता चल रहा हो, उनका कोई ऐसा पोर्ट ओपन हो जो कि शायद कभी यूज में ही नहीं है, या ऐसा पोर्ट ओपन है जिसपे शायद ब्रूट फोर्सिंग इनेबल है, ऐसा कुछ करके, मतलब आपको जो भी चीज है कंपनी को बतानी है, चाहे वो छोटी से छोटी चीज क्यों ना हो, जो भी नेसेस जैसे टूल्स आइडेंटिफाई करेंगे, आप हर एक चीज उनको रिपोर्ट में प्रोवाइड करोगे। ठीक है? नेसेस और हैंडवेयर में दोनों में डिफरेंस है। एक प्रोफेशनल टूल है और एक आपका ओपन सोर्स है। अलग अलग जगह अलग अलग आप यूज करोगे। नेसेस तब यूज करना है जब आप एक प्रोफेशनल कंपनी के साथ काम कर रहे हो, एक क्लाइंट को के ऊपर असेसमेंट परफॉर्म कर रहे हो। लेकिन ये तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग या वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में आप यूज करोगे। मतलब नॉर्मली एथिकल एथिकल हैकिंग में हम एनमैप को यूज कर लेते हैं, जब आपको सर्वर्स के ऊपर काम करना होता है, सर्वर्स को मैनुअली टेस्ट करोगे, ऑटोमेटेड तरीके से तो आप नेसेस को यूज कर लोगे।
मैनुअली करना है तो आपके पास nmap है, आप nmap को यूज करिए, आइडेंटिफाई करिए कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है। उसके बाद फिर आप उस पर आगे एनुमरेशन स्टार्ट करिए कि किस सर्विस के बारे में क्या इंफॉर्मेशन आप निकाल पा रहे हैं। ठीक है, मैनुअल अप्रोच के लिए nmap इंपॉर्टेंट है, और ऑटोमेटेड के लिए ऐसे वल्नरेबिलिटी स्कैनर्स आपके लिए जरूरी है। समझ आया सभी को यहाँ तक? तो ये तो मैंने अभी आपको बताया कि ऑटोमेटेड अप्रोच क्या होती है वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, अभी मैनुअल अप्रोच की तरफ चलते हैं, तो उसके लिए एक बार काली ओपन कर लीजिए आप लोग अपनी, और कोई एक इस नेटवर्क पे मेटास्प्लॉइटेबल 2 ऑन कर लो, JCACH5G पे। कोई भी एक मेटास्प्लॉइटेबल 2 ओपन कर लीजिए JCACH5G नेटवर्क पर। अच्छा, कुछ अब वेबसाइट्स लिख लीजिए जो आपको हेल्प करेंगी। पहले तो वो वेबसाइट्स देख लेते हैं जो आपको वल्नरेबिलिटीज के बारे में बताएंगी। पहली वेबसाइट लिख लीजिए CVEdetails.com। मैंने आपको सीवी के बारे में बताया था लास्ट क्लास में सभी को। तो ये वेबसाइट है जहाँ पे आपको सीवी की डिटेल्स मिलती मिलती हैं, बट ये वो ओरिजिनल वेबसाइट नहीं है। ओरिजिनल वेबसाइट आपको मैंने बताया था वो डेटाबेस है जिसका नाम एनवीडी बताया था मैंने, नेशनल वल्नरेबिलिटी डेटाबेस। तो उसके जो वेबसाइट नेम है वो ये यहाँ पे लिखा हुआ है nvd.nist.gov। ये है वो वाला नेशनल वल्नरेबिलिटी डेटाबेस। तो 3 वेबसाइट्स आप लिख लीजिए जो आपको वल्नरेबिलिटीज के बारे में और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देगी। पहली है nvd.nist.gov। सेकंड है cvdetails.com। एंड थर्ड है cv.mytre.org। ठीक है, सो ये 3 वेबसाइट्स वो हैं जो आपको वल्नरेबिलिटीज के और डिटेल इन्फॉर्मेशन निकालने में हेल्प करती है। बट अब हम जब नेक्स्ट मॉड्यूल पे स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले आपको वल्नरेबिलिटीज के बारे में पता तो होना चाहिए, बट इसके अलावा आपको मैन्युअली उन वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करना भी आना चाहिए, प्लस उनके एक्सप्लॉइट्स फाइंड करना आना चाहिए, क्योंकि गेनिंग एक्सेस में आपको एक्सप्लॉइट फाइंड करना पड़ेगा जो भी वल्नरेबिलिटीज आप निकालोगे उनके। तो एक्सप्लॉइट्स फाइंड करने के लिए भी कुछ वेबसाइट्स आप लिख लीजिए। सबसे पहला जो यूआरएल है वो लिख लीजिए exploitdb.com। exploitdb.com। ये एक्सप्लॉइट्स के लिए, एक्सप्लॉइट्स मतलब वो आपका कोड जो आप वल्नरेबिलिटी का एडवांटेज लेने में आपको हेल्प करेगा। राइट, तो exploit-db.com। सेकंड लिख लीजिए rapid7.com। लिख लीजिएगा rapid7.com, rapid7.com। एंड थर्ड लिख लीजिए गिटहब। कुछ एक्सप्लॉइट्स आपको गिटहब पे भी मिलेंगे, तो आप गिटहब पे भी सर्च कर सकते हैं एक्सप्लॉइट्स के बारे में।
चलिए आईपी बताना एक बार, किसने ओपन करा है मेटास्प्लोइटेबल। 1.37। मैंने आपको एसवी बताया था सभी को। सो इसके रिजल्ट्स को हम लोग यूज करेंगे वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। हाँ, यही आईपी है तुम्हारी? कौन से नेटवर्क से कनेक्टेड हो? ये दिखाने का वो यही है ना, 1.37 मेटास्प्लोइटेबल वगैरह ना? चेंज किया था ये बीच में नेटवर्क? किसी और की भी है? बताओ। और किसी के पास नहीं है? हॉटस्पॉट की बात। एक बार जल्दी से ओपन करिए कोई। 5G से ही 5G एच जेड से आप ग्लोबल वाले की बात कर रहे होंगे ना? GI। अपने मशीन का मतलब इस मशीन स्टार्ट होने के बाद आईपी चेंज करी होगी या तो नेटवर्क चेंज किया होगा। हम्म। 43। ठीक है, वैल्यू ठीक है। तो आपने जब एसवी कमांड को रन किया, तो जो भी पर्टिकुलर मशीन्स रन कर रही थी उनके उस पे जो भी ओपन पोर्ट ओपन थे उसके वर्जन आपको दिखाते थे, राइट? ये स्कैन हम लोगों ने पहले रन कर रखा है। अब वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई करने के लिए आप इनके वर्जन्स को भी चेक करोगे। हो सकता है कि इस मशीन पे जो ये वर्जन रन कर रहा है वो वल्नरेबल हो। ठीक है। तो जैसे एफटीपी का कौन सा वर्जन रन कर रहा है? वी एस एफ टी पी डी 2.3.4। एसएसएच का ओपन एसएसएच 4.7.p1। इस तरीके से अलग अलग सर्विसेज के अलग अलग वर्जन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं। हो सकता है कि ये वर्जन भी क्या हो, वल्नरेबल हो। तो आप कैसे इसको आइडेंटिफाई करोगे? किसी भी चीज का आपको वर्जन मिले, चाहे वो किसी सर्विस का हो या फिर किसी एप्लीकेशन, कोई एप्लीकेशन रन कर रही हो टारगेट पे, किसी भी चीज का कोई वर्जन अगर आपको कभी भी मिले,
तो सबसे पहले उसको आपको डायरेक्टली गूगल पे चेक करना है कि उसकी कोई वल्नरेबिलिटी है या नहीं है। तो आप कैसे चेक करोगे इसको? कॉपी करिए इसको एंड यहाँ जाके गूगल पे जैसे इसको आप पेस्ट करिए कि ये वल्नरेबल है या नहीं। एंड अगर इसकी कोई वल्नरेबिलिटी होगी आपके पास, तो आपको उन्हीं वेबसाइट्स पे जाके मिल जाएगा, जैसे कि सीवी डिटेल्स आपको बताया था अभी वल्नरेबिलिटीज के लिए, इसके अलावा एनवीडी बताया था, और जो भी तीसरी बताई थी, उन सभी पे आपको इसकी डिटेल्स इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये वल्नरेबिलिटी है या नहीं है। जैसे कि आप कोई भी एक दो वेबसाइट्स ओपन करके देख लीजिए, ये आपको बताएगा कि हाँ इस पे कोई वल्नरेबिलिटी है दैट कंटेन्स अ बैकडोर। अब बैकडोर क्या होता है? वापस नहीं आना, पीछे का दरवाजा तो है, ठीक है। बस के अंदर चले गए फिर बैकडोर क्रिएट कर दी तो हाँ, वापस आने के लिए। वापस आने के लिए नहीं, मतलब उस मशीन को हाँ वो कभी भी एक्सेस लेने के हाँ लिए। मशीन मतलब आप मशीन पे बैकडोर इसलिए क्रिएट करते हो, लेकिन ये वो वाला बैकडोर की बात नहीं चल रही है। यहाँ पे बैकडोर का मतलब ये है कि आपको उस मशीन पे रूट या एडमिनिस्ट्रेटर लेवल का एक्सेस मिलेगा। बैकडोर नॉर्मली हम मशीन पे ऐसे ही बनाते हैं कि जब हम चाहें तब मशीन के सुपर यूजर को एक्सेस कर पाए, तभी जाके आपका बैकडोर सक्सेसफुली स्टैब्लिश होता है किसी मशीन पे। ठीक है, तो वही ये वल्नरेबिलिटी है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको बस इस एक्सप्लॉइट को रन करना है और वो उस मशीन पे जो भी वल्नरेबिलिटी है उसको एक्सप्लॉइट करके मशीन के सुपर यूजर का एक्सेस आपको प्रोवाइड करेगा। अब वो यूजर चाहे रूट हो या वो चाहे एडमिनिस्ट्रेटर हो। जैसे लिनक्स मशीन है हमारे टारगेट में, तो क्या कौन सा यूजर होगा? वो रूट यूजर होगा। अगर विंडोज होगा तो उसमें एडमिनिस्ट्रेटर यूजर का एक्सेस आपको मिलेगा। तो ये इस वल्नरेबिलिटी के बारे में आपको बताया गया है। यहाँ पे भी अगर आप पढ़ेंगे तो ऐसे ही कुछ मिलेगा आपको इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन। जब आप पढ़ेंगे कुछ एक्सटर्नल लिंक दे रखे हैं जहाँ पे आप जाके इसको पढ़ सकते हैं कि इसका इस वल्नरेबिलिटी का नाम क्या बताया गया है, बैकडोर कमांड एग्जीक्यूशन। ठीक है, ये तो वेबसाइट थी जहाँ पे आपको इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि हाँ ये वल्नरेबिलिटी क्या है। ठीक है, बट जब हम वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करेंगे तो आप कौन से वेबसाइट्स पे जाओगे उनके एक्सप्लॉइट को फाइंड करने के लिए? या तो रैपिड 7 पे, या एक्सप्लॉइट डीबी पे, या तो गिटहब पे। वो तीनों वेबसाइट्स आपको जनरली टॉप पर दिखाई देंगी। या तो गिटहब दिखाई दिखाई देगा, या तो आपको रैपिड 7 दिखेगा, और या तो आपको एक्सप्लॉइट डेटाबेस दिखेगा, जहाँ पे उन वेबसाइट्स के एक्सप्लॉइट्स पड़े होंगे, जिनको आप यूज करोगे, उनको समझोगे कि कैसे इसको यूज करना है और कैसे उसके मदद से आप वल्नरेबिलिटी का एडवांटेज ले पाओगे। समझ आया? तो जब आप वल्नरेबिलिटीज निकाल लेते हो तो आपको आगे जाके एक्सप्लॉइट्स फाइंड करने पड़ते हैं उनके, और एक्सप्लॉइट्स फाइंड करने के लिए आपको इन वेबसाइट्स पर जाना पड़ेगा। समझ आया यहाँ तक? क्योंकि अब इन वेबसाइट्स को यूज अगर आप कर रहे हो तो मतलब आप अब गेनिंग एक्सेस फेज के अंदर आ चुके हो, क्योंकि आपने वल्नरेबिलिटीज निकाल ली। स्कैनिंग में आप लोगों ने तीन चीजें करी। क्या क्या करा आपने? आपने होस्ट डिस्कवरी करा, पोर्ट स्कैनिंग करा, और वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग करा, जिसके बीच में कहीं ना कहीं हम लोगों को एनुमरेशन करना भी जरूरी था, ताकि उस पोर्ट के बारे में और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आप निकाल पाए। समझ आए? और जो भी पोर्ट आपको ओपन मिले उनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन जब आपने निकाली, उनकी वल्नरेबिलिटी निकाली, तो आपको एट लास्ट कोई रास्ता मिला जिससे उस मशीन को हैक किया जा सकता है, मशीन को एक्सेस लिया जा सकता है। अब जब वो चीज आपको मिल जाएंगी तब जाके आप इन वेबसाइट्स पर एक्सप्लॉइट्स को रीड करोगे कैसे वो काम कर रहा है, और उसके बाद उसको आप परफॉर्म करेंगे। समझ आया? कोई डाउट यहाँ तक किसी को? ठीक है, तो अब जब गेनिंग एक्सेस की हम लोग बात करते हैं तो गेनिंग एक्सेस में हम लोग इन वेबसाइट्स पर जाएंगे, और एक चीज याद रखिएगा, ज्यादातर जो एक्सप्लॉइट्स होंगे वो आपको एक्सप्लॉइट डीबी पे मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद एक्सप्लॉइट्स आपको गिटहब पर मिल सकते हैं, और बहुत कम एक्सप्लॉइट्स आपको मिलेंगे रैपिड 7 के वेबसाइट पे। अब उसका रीजन क्या है? रैपिड 7 का जो ये वेबसाइट है उसका एक बहुत पॉपुलर टूल है जिसको अभी हम यूज करना सीखेंगे, जिसका नाम है मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क। मेटास्प्लॉइटेबल टू और मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क दोनों डिफरेंट चीजें हैं। मेटास्प्लॉइटेबल टू एक वल्नरेबल मशीन है। मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क एक एक्सप्लॉइटेशन फ्रेमवर्क है, एक सेट ऑफ टूल्स है, एक सेट ऑफ टूल किट है जो आपको हेल्प करता है वल्नरेबिलिटीज का एडवांटेज लेने में, मशीन्स को हैक करने में। तो वो टूल का नाम क्या है? मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क, जिसको यूज करना हम लोग सीखेंगे। बहुत पॉपुलर टूल है, काली लिनक्स के अंदर पहले से आपको मिलता है वो। एंड मेटास्प्लॉइटेबल टू जो मशीन है वो एक वल्नरेबल मशीन है, जो कि दोनों किसने बनाए हैं? रैपिड 7। जो वो वल्नरेबल मशीन है वो भी किसने बनाई है?
रैपिड 7 ने। और ये जो टूल किट है, ये जो फ्रेमवर्क है, इसको भी किसने बनाया है? रैपिड 7 ने इसको डेवलप किया है। तो जब भी आप रैपिड 7 पे क्लिक करोगे किसी एक्सप्लॉइट को फाइंड करने के लिए, तो वो किसके थ्रू परफॉर्म किया जाएगा? मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क के थ्रू परफॉर्म किया जाएगा। और जब आप एक्सप्लॉइट डेटाबेस पे क्लिक करोगे तो वो एक्सप्लॉइट्स आपको मैनुअली कोड को रन करके, पाइथन का कोड हो सकता है, सी प्रोग्रामिंग का कोड हो सकता है, जावा का हो सकता है, बैश स्क्रिप्टिंग में लिखा हुआ भी कोड हो सकता है, वो आपको समझ के उसको उसी के मतलब अपने मशीन पे काली पे डाउनलोड करके उस एक्सप्लॉइट को रन करना पड़ेगा, ताकि आप टारगेट मशीन के वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर पाए। समझ आया? तो यहाँ पर अब हम लोग नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ जा रहे हैं, दैट इज सिस्टम हैकिंग, जो कि सबसे बड़ा मॉड्यूल आपका रहेगा। तो सिस्टम हैकिंग में हम लोग तीन चीजें कवर करेंगे। लास्ट के तीन फेजेस क्या थे हमारे? लास्ट के तीन फेजेस क्या थे बताइए? हैकिंग के तीन पांच फेजेस बताए थे ना सभी को। लास्ट के तीन फेजेस क्या थे? फिर गेनिंग एक्सेस, मेंटेनिंग और क्लियरिंग। तो ये याद नहीं हुए अभी तक किसी को भी? हाँ, गेनिंग एक्सेस, मेंटेनिंग एक्सेस और कवरिंग ट्रैक या क्लियरिंग ट्रैक। तो इन तीन फेजेस को हम लोग कौन से मॉड्यूल में कवर करेंगे? मॉड्यूल नंबर 6 में, जिसका नाम है सिस्टम हैकिंग। तो इसके अंदर बहुत सारे प्रैक्टिकल्स होंगे, जहाँ पे आप मशीन पे एक्सेस करने के अलग अलग तरीके देखोगे। मशीन को एक्सेस करने के बाद मेंटेन कैसे करना है एक्सेस, उसके तरीके हम लोग देखेंगे। और उसके बाद ट्रैक्स को क्लियर कैसे करना है, ताकि आपका कोई फुटप्रिंट मशीन पर नहीं रहे। तो उन चीजों को हम लोग इस मॉड्यूल के अंदर समझेंगे। तो सबसे पहले जब आपने वल्नरेबिलिटीज के बारे में पढ़ लिया है, तो हम लोग इन वेबसाइट्स पर जाके उसके एक्सप्लॉइट फाइंड करेंगे। उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि मशीन्स को हैक करने के क्या क्या तरीके होते हैं। ठीक है, गेनिंग एक्सेस के क्या क्या मेथड्स हैं, क्या क्या तरीके हैं। सबसे पहला तरीका जो आपके सामने है कि आपने कोई वल्नरेबिलिटी निकाली, उसको एक्सप्लॉइट करा, उसका आपने एक्सप्लॉइट फाइंड किया और उसको आपने टारगेट पर परफॉर्म कर दिया। कोई वल्नरेबिलिटी थी, इसकी वजह से आपने टारगेट को एक्सप्लॉइट किया। दूसरा होता है सामने वाले या सिस्टम का या एप्लीकेशन का पासवर्ड क्रैक करना और उसके बाद उस मशीन को एक्सेस करना। किसी मशीन का पासवर्ड क्रैक करके RDP, SSH या टेलनेट जैसी प्रोटोकॉल से उसके मशीन को एक्सेस करना, ये दूसरा तरीका होता है, जहां पे आपको अगेन ब्रूट फोर्सिंग जैसी टेक्निक्स को यूज करना पड़ेगा और हैश क्रैकिंग आपको सीखना पड़ेगा। ये हैशेस क्या होते हैं और हैश को क्रैक कैसे किया जाता है, खासकर पासवर्ड हैशेस को। ठीक है। एंड जो तीसरा तरीका है वो है मेलिशियस पेलोड्स को क्रिएट करके, मेलिशियस फाइल्स को क्रिएट करके आप सिस्टम्स को, जब वो फाइल शेयर करोगे, तो वो उन फाइल्स को जब एग्जीक्यूट करेगा तो आपके पास उस मशीन का एक्सेस आ सकता है, जिनको हम नॉर्मली मालवेयर्स बोलते हैं। कि किसी को आपने कोई मालवेयर भेजा, उसने मालवेयर को एग्जीक्यूट करा और आपके पास उसके मशीन का मतलब अटैकर के पास टारगेट का एक्सेस आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके के जो पेलोड्स होते हैं वो हम लोग क्रिएट करना सीखेंगे कि गेनिंग एक्सेस में वो आपको कैसे हेल्प करते हैं। समझ आया? तो मशीन्स को हैक करने की यही तरीके आपके पास है। या तो आप उनकी वल्नरेबिलिटीज निकालिए, जो जिसके थ्रू आप रिमोटली उनको कंट्रोल कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। या तो उनके आप पासवर्ड्स निकालने का ट्राई करिए, पासवर्ड हैशेस को क्रैक करिए। या तो आप उनके पासवर्ड्स को ब्रूट फोर्स करिए, ताकि आपको पता चले कि मशीन का एक्सेस कैसे लेना है, मशीन को रिमोटली कंट्रोल कैसे करना है। और तीसरा, आप मशीन पे कुछ मेलिशियस फाइल भेजिए, जिनको पेलोड्स आप बोलेंगे। और वो पेलोड्स जब एग्जीक्यूट होंगे मशीन पे, तब आपको उस मशीन का कंट्रोल मिलता है। तो ये कुछ तरीके हैं जिसके थ्रू हम गेनिंग एक्सेस को परफॉर्म करते हैं। समझ आ गया? तो सबसे पहले जो उन तीनों में से हम लोग देख रहे हैं वो यही है कि आप वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट कैसे करते हैं इन वेबसाइट्स की मदद से। ठीक है। तो दोनों मेथड्स हम लोग कवर करेंगे। पहले मैं रैपिड 7 वाला बता रहा हूँ, उसके बाद हम लोग एक्सप्लॉइट डेटाबेस वाले मेथड को कवर करेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया था रैपिड 7 का एक बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट है जिसका नाम क्या है? मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क। उसके थ्रू आप इस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करना सीखते हैं। तो वल्नरेबिलिटी का नाम आपको दिख रहा है यहाँ पे, बैकडोर कमांड एग्जीक्यूशन। उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दिया गया है, क्या वल्नरेबिलिटी है, आप पढ़ सकते हैं इसको। एंड अगर आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेंगे मॉड्यूल ऑप्शंस, जो किस पे परफॉर्म करोगे आप? मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क पे। समझ आया? अब इनको कैसे परफॉर्म करना है, ये चीजें क्या लिखी हुई है, इसको मैं आपको डायरेक्टली काली पे रन करके बता रहा हूँ कि आप कैसे इसको परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले तो
हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। ये सब लिख लिया सभी ने कि क्या क्या तरीके हैं एक्सेस करने के? लिख लिया? नहीं लिखा तो पहले लिख लीजिए जल्दी से कि मशीन्स को हैक करने के क्या क्या तरीके हैं आपके पास। पहला तरीका है एक्सप्लॉइटिंग वल्नरेबिलिटीज। सेकंड क्या है? क्रैकिंग पासवर्ड हैशेस। एंड थर्ड, क्रिएटिंग मेलिशियस फाइल्स। ब्रैकेट में आप पेलोड्स लिख सकते हैं। तो सबसे अब हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। हम लोग भी फर्स्ट वाला यूज कर रहे हैं, एक्सप्लॉइटिंग रिमोट वल्नरेबिलिटीज, जहाँ पे हम लोग एक टूल यूज कर रहे हैं जिसका नाम है मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क। तो आप लोग हेडिंग डालिए, मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क की कमांड्स क्या है, उसको कैसे समझोगे, आप कैसे यूज करोगे उसकी कमांड्स को। तो सबसे पहली कमांड लिख लीजिए जिससे आप मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क के कंसोल को स्टार्ट करते हो। कमांड क्या है? MSF कंसोल। ये कमांड है जिससे मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क का जो कंसोल है, कंसोल मतलब प्रॉम्प्ट जहाँ पे आप कमांड्स को टाइप करोगे, तो वो इनिशिएट होगा, वो स्टार्ट होगा। किसी ने पहले यूज करा है कभी इसको? और किसी ने? क्या क्या कमांड्स पता है आप लोगों को, बताइए। ठीक है। उसके बाद उसके कोई यूज या फिर ऐसे यूज अगर नंबर आता है तो नंबर वाइज यूज करें, उनको स्टेप्स देते हैं उसमें सेट हो कहाँ पे? गया। ठीक है, तो सबसे पहले आप जब लिखेंगे MSF कंसोल तो इसका कंसोल स्टार्ट हो जाएगा, मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क को स्टार्ट करेगा। उसका बैनर दिखेगा आपको। एंड बैनर चेंज होते रहते हैं, ऐसा नहीं कि आपने आप जब ओपन करो तो यही बैनर दिखेगा आपको। बैनर इसका चेंज होता रहता है। इस तरीके का आपके पास प्रॉम्प्ट आ जाएगा जिसमें मेरे सामने लिखा हुआ है MSF 6, जो कि इसका वर्जन है। ठीक है। अब यहाँ पे आप जो सबसे पहली कमांड रन करोगे वो है सर्च। अगर आपके पास, जैसे देखो हमारे पास ये एक्सप्लॉइट का नाम पहले से है, हमें बता दिया गया कि एक्सप्लॉइट का नाम क्या है, क्योंकि हम लोगों ने रैपिड 7 की वेबसाइट पर जाके उस वल्नरेबिलिटी के बारे में रिसर्च किया और उसको एक्सप्लॉइट फाइंड कर लिया। बट जब आपको इनके बारे में नहीं पता, मुझे नहीं पता मान के चलिए, तो आप ऑफलाइन कैसे सर्च कर सकते हो? अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप तब भी ऑफलाइन चीजों को सर्च कर सकते हो। मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क के अंदर आप यहाँ पे सर्च कमांड का यूज करेंगे, और जो चीज आपको पता है, हम लोगों ने किसके थ्रू यहाँ तक पहुंचे थे, क्या चीज हम लोगों ने टाइप करी थी जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पर पहुंचे थे? VSFTPD। तो आप वही चीज यहाँ पे टाइप करिए। आपको जो पता है लिख दीजिए यहाँ पे। अगर आपको इसके बाद नहीं मिलता है तो वर्जन हटा के सिर्फ VSFTPD लिख दीजिए, ताकि VSFTPD की जितनी भी वल्नरेबिलिटीज होंगी वो आपको बता देगा। ठीक है, VSFTPD एक सॉफ्टवेयर का नाम है।